Assalamu alaikum everyone. Welcome back. We are here with chapter number 12. The subject is accounting, business and society. अभी तक जो हम लोग कवर कर चुके हैं उसके अंदर हम लोग अगर रिकॉल करें हम लोग तो बिजनेस की बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं. हम वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 दैट वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिजनेस. बेसिकली हमने इसमें डिफाइन किया था कि ह्यूमन के नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड हैं बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. अब इन दोनों से बेनिफिट उठाने वाला जो है वो बिजनेस का इदारा या ऑर्गेनाइजेशन होती है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. अब बिजनेस जो है इट ऑपरेट्स इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसको हमने स्वॉट के नाम से भी पढ़ा था. हमने कहा था उन्हीं में से जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं एंटरप्रेन्योर्स. एंड इंटरेस्टिंगली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्राइजिंग है, दैट इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो क्योंकि हमने कहा वो कम होता है तो एंटरप्रेन्योर्स भी कम लोग होते हैं. तो एंटरप्रेन्योर इज वन हु स्टार्ट्स बिजनेस बाय आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्कोप ऑफ बिजनेस वो डिटरमिन करते हैं कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप कैसी होगी, साइज क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें. उसमें से हमने डिस्कस किया था कि एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप होती है कि द बिजनेस कुड बी इधर इन स्टेट ओनरशिप जिसे हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इन प्राइवेट ओनरशिप जिन्हें हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. अब जो प्राइवेट सेक्टर है एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली उसमें ऑपरेट करते हैं. अब हमने जब ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था तो इसके अंदर हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है कंट्रीज का. तो उसमें जिस तरह कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स इकोनॉमी है. तो कैपिटलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, सोशलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय बेसिकली द गवर्नमेंट, जिसे कम्युनिज्म भी एक फॉर्म है उसमें से. एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड स्ट्रक्चर, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी है जहाँ गवर्नमेंट की ओनरशिप में भी चीज़ें हैं और प्राइवेट ओनरशिप में भी चीज़ें हैं. तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट सेक्टर. बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं. तो अब प्राइवेट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसी में होंगे, यानी स्कोप ऑफ बिजनेस में ओनरशिप में या प्राइवेट सेक्टर में होंगे. तो प्राइवेट सेक्टर में अब जो है वो अपना बिजनेस जो है वो एज अ सोल प्रोप्राइटर भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ पार्टनर भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या वो कंपनी बना सकते हैं, या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं. तो हम अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, इनको डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 तक इन्हीं पे था. चैप्टर 5 था स्टेक होल्डर्स पे. जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप होंगे, पार्टनरशिप में होंगे, कंपनी बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, आपके कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे जिनको देख के आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे. तो ऑब्जेक्टिव्स की हमने डिवीजन पढ़ी थी इसमें, एरियाज ऑफ बिजनेस पढ़े थे और उसमें स्टेक होल्डर्स जो थे वो पढ़े थे हमने. तो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार. इकोनॉमिक एक्टिविटी से स्टार्ट करके अभी तक जो उसका पूरा फ्लो है वो हमने डिस्कस किया. वन पार्ट दैट इज मिसिंग, हमने अभी जैसे बात की ना कि स्टार्ट ऑफ बिजनेस करता है एंटरप्रेन्योर, इफ यू सी एट दिस डायग्राम एट द अपर मोस्ट पार्ट. तो उसमें हमने कहा था वो सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप करता है. उसके पास ऑप्शन है कि या वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए, या पार्टनरशिप में जाए, या कंपनी में जाए, या वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जाए. अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को, कंपनी को, लीगल एस्पेक्ट्स उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, उसके मैनेजमेंट एस्पेक्ट, उसके ओनरशिप एस्पेक्ट सारे डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट. जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप का ऑप्शन मौजूद है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एज द नेम सिग्निफाइज, कोऑपरेशन से निकला ये वर्ड, कोऑपरेट करना. तो ऐसी सोसाइटीज बेसिकली जो बनाई जाती हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए. तो बेसिकली ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होती. पहला मकसद होता है इनका मेंबर्स को कोऑपरेट करवाना, मेंबर्स के लिए फैसिलिटेट करना चीज़ों को. मेंबर्स के अलावा जो नॉन मेंबर्स हैं उनसे ये प्रॉफिट कमा सकती हैं. तो इसकी डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने की है कि एन ऑटोनमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned enterprise. अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कि लाइक 2012 का डेटा है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट रिसर्च का कि 96 कंट्रीज में से कोई अराउंड 1 बिलियन लोग जो हैं दोज आर मेंबर ऑफ सम और वन और अदर मोर देन वन कोऑपरेटिव सोसाइटीज. अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मौजूद भी हैं. ज़्यादातर सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पाकिस्तान में मौजूद है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं. एग्रीकल्चरल भी एग्जिस्ट करती हैं, कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं. जो घरों की सोसाइटीज़ अक्सर बनी हुई हैं ये अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं. तो जो इसकी पूरी दुनिया में जो इसके टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की टर्नओवर है, दैट इज़ अराउंड 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन 2020, जो पिछले साल जो थी. ठीक है, तो उसकी बड़ी वजह जो है वो रियल स्टेट ही है. अक्रॉस द ग्लोब रियल स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा है. अब बेस्ड ऑन द डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया है ना कि इट इज़ एन ऑटोनमस एसोसिएशन, वॉलंटरली होती है, कॉमन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल नीड्स होती हैं, और एस्पिरेशन जो है वो कॉमन होता है, और जॉइंटली ओन्ड होती हैं. तो इसकी बेस पे हमने
कुछ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ड्रा किए हैं जो बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नजर आ रहा है वो कोऑपरेटिव वैल्यूज है। तो यू पीपल नो दैट क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेट करने के लिए बनी हुई है, जिसमें बेसिक पर्पस सेल्फ हेल्प है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्विटी, इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी है। तो सारे मेंबर्स जो हैं इसमें बिलीव किया जाता है कि उनकी वैल्यूज कॉमन है, दे वर्क फॉर द कॉमन पर्पस। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी से द कोऑपरेटिव वैल्यूज इसमें है। देन वॉलंटरी मेंबरशिप है। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, मेंबर बनने के लिए तैयार हो। ठीक है, और सिमिलरली लीव भी कर सकते हैं आप किसी सोसाइटी को। ठीक है, इन्फॉर्म करें एंड आई वांट टू लीव एंड यू कैन लीव दैट सोसाइटी। अच्छा, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बाकायदा रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के तहत। तो दैट इज वाई इसकी जो है वो लीगल एंटिटी सेपरेट होती है। ठीक है, लाइक अ कंपनी है, इसकी लीगल एंटिटी जो है वो सेपरेट है, तो इसके मेंबर आसानी से जो है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ सेपरेट। मेंबर्स के आने जाने से इसके लाइफ पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। देन डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। हमने अभी जैसे बात की, इसमें इक्वलिटी होती है, सारे मेंबर्स इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो ज्वाइन करते हैं, तो इक्वल वोटिंग राइट इसमें होती है। वन मेंबर वन वोट होता है इसके अंदर। तो सारे मेंबर्स जो हैं वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट फॉर दैट दे हैव टू ऑफर देयर सर्विसेज। क्योंकि अक्सर औकात इनके अंदर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जो सोसाइटी के अफेयर्स को मैनेज करती है। तो सारे लोग अगर 200 लोग हैं, 200 लोग अगर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो फिर जाहिर बात है फर्स्ट क्रिएट होगी, मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगी। तो दैट इज वाई उन 200 में से कोई 4-5 लोगों की हो सकता है कमेटी बना दी जाए। यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ कि आई वॉन्ट टू बी मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, आपको हक है उसका, वो आप कर सकते हैं। लेकिन सारे लोग इस तरह इंटरवियर नहीं करते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं जो उनकी जगह पे मैनेज करते हैं। देन इक्वालिटी अमंग मेंबर्स है, एवरी मेंबर इज इक्वल, कोई फर्क नहीं है, इक्वल राइट्स होते हैं आपके पास। आपके पास जो है वो सेम वोटिंग राइट है। जिस तरह एक सोसाइटी हो उसमें रेजिडेंशियल है, वो उसके अंदर जो है हो सकता है डिफरेंट साइजेस के जो है वो घर हों, 10 मरले का हो सकता है, कनाल का हो सकता है, 2 कनाल का हो सकता है। तो ये फर्क नहीं किया जाएगा कि 2 कनाल वाला है और 10 मरले वाला, तो उसकी मेंबरशिप में फर्क है। ऑल वुड बी इक्वल। देन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स हैं। जो मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, बेसिकली वो अपना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं यूजुअली उनको कंपनसेशन भी दिया जाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते कि जो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होते हैं। और इसके अंदर जो अर्निंग्स होती हैं वो अक्सर औकात कॉमन पर्पस के लिए, जिस तरह सोसाइटी जो है, जिस तरह हाउसिंग सोसाइटी आप बनाते हैं, तो मेंबर्स को तो हम डिस्काउंटेड रेट्स पे देंगे, हम बाहर जब बेचेंगे दोज विल बिकम मेंबर्स। ठीक है, तो वो जो है वो भी एक मुनासिब सा रेट होगा। तो जो उसकी अर्निंग होगी, जिस तरह जितने भी प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, वो सबसे पहले जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, ताकि सोसाइटी जो है हमारी डेवलप हो, या उसको रिजर्व भी हम रख सकते हैं ताकि अनफोर्सीन सिचुएशंस में जो है उनको यूटिलाइज किया जा सके। तो बेसिकली पर्पस जो है ओवरऑल सोसाइटी और उसके मेंबर्स की बेनिफिट ये है, चाहे आप जिस तरह भी उस पैसों को चाहे रिजर्व रखें या उनको आप स्पेंड कर दें। देन इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी है। बेसिकली जो है क्योंकि एक तो लीगल एंटिटी सेपरेट है, तो इसमें मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोसाइटी। लेकिन इसमें ऑटोनॉमी की फीलिंग्स भी होती हैं, कोई भी मेंबर किसी वक्त भी ज्वाइन कर सकता है, किसी वक्त भी लीव कर सकता है, वो अपने आप को पेश कर सकता है कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी और मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह वो लीव भी कर सकते हैं किसी वक्त भी। ठीक है, तो वो चाहते हैं मैं जाना चाहता हूँ तो दे कैन लीव इट। देन कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। बेसिकली जो है ये कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पे बनाई जाती है ना, तो अगर एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन हो तो बेसिकली एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो इट्स नॉट फॉर कंपटीशन रादर फॉर कोऑपरेशन। तो दैट इज वाई जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान ये कोऑपरेशन की फील्ड को जनरेट करता है। देन कंसर्न फॉर कम्युनिटी है। इसमें कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। ठीक है, जिस तरह आप इसमें देखें ना कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती हैं और इनका मकसद अल्टीमेटली जो है वो अपने जो मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको ही सपोर्ट करना है। जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं तो जहाँ घर नहीं है लोगों को घर देने के लिए, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं तो एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं तो एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी मकसद है बेसिकली वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट है। लाइबिलिटी जो है इसमें लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो अगर लिमिटेड है, यू पीपल ऑलरेडी नो दैट कि वो जितनी अमाउंट इन्वेस्टेड है इन उसके रिस्पॉन्सिबल है। अगर अनलिमिटेड है तो इन दैट केस जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ट्रांसफर ऑफ शेयर है इसमें लास्ट पॉइंट। इसमें क्योंकि हमने अभी बात की थी ऑटोनॉमी है और इंडिपेंडेंस है, और जो ओनर्स हैं या सॉरी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी इट्स इटसेल्फ।
तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो शेयर का ट्रांसफर करना है इट्स वेरी इजी। आप आसानी के साथ अपने शेयर बेच सकते हैं किसी को या खरीद सकते हैं। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब लोग जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए जो है ना वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से। तो उनकी बेस पे हम उसकी डिवीजन बना लेते हैं। लाइक नंबर वन, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर्स में कोऑपरेट ईच अदर। एक इलाके के कंज्यूमर्स हैं वो फील करते हैं कि हमें चीजें लाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें जो होलसेलर्स और रिटेलर्स हैं बहुत महंगी चीजें देते हैं, तो कंज्यूमर्स आपस में मिल सकते हैं। दे कैन हैव बल्क बाइंग, और वो आपस में बाइंग करके उसको अपने जो मेंबर्स हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सोसाइटी कहलाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर्स बनाएंगे टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एज द नेम सिग्निफाइज। ये फार्मूलेट होगी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। यूजुअली स्मॉल लेवल प्रोड्यूसर्स जो हैं ये कोऑपरेट करते हैं अक्सर किसी लार्ज लेवल प्रोड्यूसर्स को कम्पीट करने के लिए या उससे बचने के लिए। ठीक है, तो जिसमें प्रोड्यूसर्स जब कोऑपरेट करेंगे तो दे विल पूल अप देयर रिसोर्सेज। जब अपने रिसोर्सेज को पूल अप करेंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि दे विल हैव एन इम्पैक्ट, या दे कैन हैव अ कलेक्टिव इफेक्ट। वो बल्क बाइंग कर सकते हैं। बल्क बाइंग करके उसके उससे क्या होगा कि उनको सस्ती चीजें मिलेगी, सप्लायर का रेट या सप्लाईज का रेट कम हो जाएगा। उसके कम होने से क्या होगी, चीज सस्ती प्रोड्यूस होगी, और अल्टीमेटली वो सस्ती प्रोड्यूस होगी तो वो कम प्राइस पे बेच सकते हैं, तो दे कैन कम्पीट इन द मार्केट। तो दैट इज वाई ये प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। ओके, आगे है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। अच्छा, ये जो है सोसाइटी बनाई जाती है अक्सर औकात मार्केटिंग पर्पज के लिए। सम टाइम होता है कुछ लोग होते हैं उनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं होते, तो बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं एंड दे डिसाइड कि वो कलेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स करेंगे। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कलेक्टिव होगा उनका, सेलिंग का नेटवर्क कलेक्टिव होगा, एडवर्टीजमेंट हो सकता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो बेसिक मकसद ये है कि चीज़ें बनाने के बाद जो है चीज़ों की मार्केटिंग जो हमने करनी है वो हमने किस तरह करनी है, वो कलेक्टिवली हम करेंगे। दिस इज कलेक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। तो इसका मकसद अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, समटाइम ऐसा होता है ना कि वो आपको बड़े नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप एक कोऑपरेशन जनरेट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से बचने के लिए। तो आप जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं। लाइक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं आगे, कि अगर एक इलाके के अंदर रेजिडेंस बहुत महंगी है तो बहुत सारे लोग मिलकर एक लैंड परचेज करें। लैंड परचेज करके और उसके ऊपर अपनी एक सोसाइटी डेवलप करें और वहाँ पे जो है अपनी रेजिडेंस रखें, और बाहर से अगर कोई लेना चाहता तो उनको वो थोड़े मार्केट रेट पे। अब ये क्या कहलाएगा, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहलाएगा। मकसद यहाँ हाउसिंग फैसिलिटीज देना अपने मेंबर्स को। देन कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज हैं। एज द नेम सिग्निफाइज, फार्मर्स यहाँ पे बेसिकली कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो इनके पास यूजुअली लैंड होता है और वो लैंड को कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये जब कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज होता है तो ये मिल जाते हैं फार्मर्स में। जिस तरह पेस्टिसाइड्स परचेज करेंगे, और जो मशीनरी होगी एग्रीकल्चरल मशीनरी जो है वो सारी ये कॉमनली परचेज करेंगे। जो सीड्स होंगे ये कॉमनली परचेज करेंगे। तो उस पर्पस के लिए एक्चुअली फार्मिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए ये कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं, तो दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स फिर क्या होगा, लार्ज स्केल बाइंग भी हो सकती है सप्लाईज की। इवन यही जो फार्मर्स हैं ये लेटर ऑन मार्केटिंग सोसाइटी का भी काम कर सकते हैं, कि वही फार्मर्स मिलके कलेक्टिवली बेचें जाके मार्केट के अंदर, ताकि जो रिटेलर जो उनसे लेके जाते हैं उनसे वो बच सकें। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग भी हो सकती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी हो सकती है। देन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। ये नाम नाम से पता चल रहा है कि यहाँ क्रेडिट देने की बात हो रही है, लोन की। तो कुछ लोग मिल जाते हैं वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं लोन में। तो अगर किसी को लोन चाहिए, किसी को जो है फंड्स चाहिए, तो वो उनको फंड्स देंगे। तो अब इस सोसाइटी के अंदर जो है ना वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखी जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखने का मकसद ये है ना कि कोई फ्रॉड ना करे, कोई धोखा ना दे। मेंबर लोन ले और लोन लेके वापस ही ना करे, तो क्या होगा कि उसने कैपिटल दिया 10 लाख, लोन लिया 50 लाख, तो वो 10 लाख का तो रिस्पॉन्सिबल है थ्रू कैपिटल। अगर वो लिमिटेड है तो 40 लाख कहाँ से लेंगे, सारे मेंबर्स पे बर्डन पड़ेगा ना। तो दैट इज वाई ऐसी सोसाइटीज में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखी जाती है। There could be two forms of credit cooperative societies: agricultural credit societies and non-agricultural credit societies. Agricultural credit societies, as the name signifies, बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स को जो लैक ऑफ फंड्स हैं उनकी, उसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज बनाई जाती हैं। तो ये जो है मनी के फॉर्म में भी हो सकता है एंड ये मटेरियल के फॉर्म में, जैसे आपको सीड्स लेकर दे दें, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, कोई इंजीनियरिंग का इक्विपमेंट, ट्रैक्टर या कोई और चीज़ें इस तरह की लेके दे दी जाएं। और आप जब क्रॉप्स हो जाएंगी तो आप उस वक्त उसकी पेमेंट करेंगे, जो अमाउंट देंगे। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। तो यहाँ आपको कैश नहीं मिला, आपको रदर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो आपको फुलफिल हो गए। तो ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है। नॉन एग्रीकल्चरल क्या होगा,
बेसिकली यहाँ एग्रीकल्चरल लोन नहीं है, दूसरे पर्पजेस के लिए लोन है आपको, ठीक है। लाइक आप तकाफुल इज फॉर्म ऑफ सच, मेरे ख्याल में सोसाइटीज जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, किसी किसी के एजुकेशन का खर्चा, किसी के मैरिज का खर्चा, किसी के अदर फॉर्म ऑफ क्रेडिट जो है आपको प्रोवाइड किया जाए, तो ये नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज कहलाएंगी। ओके, तो ये हमारी बेसिकली फॉर्म्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो यूज होती हैं। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट है आप लोग का, आप लोगों ने यहाँ वीडियो को पास करना है, रोक के यहाँ पे इनको देखना है कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज डिस्कस हो रही हैं इन 3 एग्जांपल्स के अंदर। तो यू वुड बी, आई बिलीव सो, अगर आपने ये पिछली प्रीवियस स्लाइड्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया तो यू कुड बी एबल इनफ कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ सूट करेगी अगर वो फार्मूलेट करना चाहते हैं तो। ओके, आफ्टर दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज हमने बात की है कि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता चुका हूँ बिजनेसेस का कि सेपरेट लीगल एंटिटी तभी हो सकती है जब लॉ की नज़र में बिजनेस की कोई वर्थ हो। लॉ की नज़र में बिजनेस की वर्थ, ये वैल्यू तभी होती है जब वो रजिस्टर्ड होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई वैल्यू नहीं होती है। तो रजिस्ट्रेशन एक कंपल्सरी प्रोसेस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। तो वो कैसे किया जाता है? अब क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक खास मकसद के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, और उसका खास सिनेरियो होता है, तो इसलिए इसकी जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स है ना वो आम बिजनेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो इसमें रिक्वायरमेंट आपको इस फ्लो चार्ट में नजर आ रही है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करने हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कौन सी सोसाइटी बना रहे हैं। हम बेसिकली कंज्यूमर बना रहे हैं, प्रोड्यूसर सोसाइटी बना रहे हैं, फार्मिंग सोसाइटी बना रहे हैं, मार्केटिंग सोसाइटी बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, क्रेडिट सोसाइटी, कौन सी हमारी सोसाइटी है। तो आपने वो बताना है कि हम सोसाइटी की हमारी के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो डिक्लेयर करना। और डिक्लेयर, अब ऑब्जेक्टिव शुड बी लीगल। अब ये कहें कि हम सोसाइटी बना रहे हैं, हम बेसिकली कोई मेल प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, कोई गलत काम करना चाहते हैं, वो आपकी सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो सकती। इट शुड ओनली बी अ लीगल पर्पस, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस इज ओनली अ लीगल एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट लीगल इज नॉट बिजनेस। अच्छा, अब जब आप अपना ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर कर लेते हैं, आफ्टर दैट योर लाइबिलिटी वुड बी डिसाइडेड। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि क्रेडिट सोसाइटीज के लिए लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, बट फॉर अदर सोसाइटीज लाइबिलिटी कुड बी लिमिटेड। इंटरेस्टिंगली इसमें गवर्नमेंट भी इंटरवेन कर सकती है, क्योंकि ये अक्सर औकात प्रोविंशियल लेवल पे बनाई जाती है, तो अक्सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिसाइड कर सकती हैं कि लाइबिलिटी किसके लिमिटेड होनी चाहिए और किसके अनलिमिटेड। लाइक वो किसी सोसाइटी के लिए भी कह सकते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, तो हो सकता है वो एग्रीकल्चर के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी की शिक रखनी है, वो कहेंगे बाकी की अनलिमिटेड। वो चाहते हैं हाउसिंग को जरा यार अब हाथ होला रखें, हाउसिंग बहुत ज्यादा सोसाइटीज बन गई है तो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी डिक्लेयर कर लें। तो गवर्नमेंट कैन एक्चुअली डिक्लेयर कि कौन सी लाइबिलिटी होगी किसी की। तो दिस इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइबिलिटी। जब ये लाइबिलिटी डिक्लेयर हो जाती है, देन आपने कुछ कंडीशंस हैं जो मीट करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। लाइक कंडीशन यहाँ रिलेटेड टू मेंबरशिप है। जिस तरह कोई भी प्रोड्यूसर या हाउसिंग सोसाइटी हो तो मिनिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए, 50 मेंबर्स फॉर प्रोड्यूसर एंड हाउसिंग सोसाइटीज। देन कोई अदर सोसाइटी जो है, जिस तरह उसमें एग्रीकल्चर आ सकती है, मार्केटिंग आ सकती है, तो उसके अंदर जो है वो 30 मेंबर्स होना जरूरी है, ठीक है। प्रोड्यूसर और हाउसिंग के लिए 50 और बाकी सब के लिए 30 मेंबर्स। और अगर एक बैंकिंग सोसाइटी आपने बनानी है तो उसके लिए पेड अप कैपिटल 20 मिलियन का होना जरूरी है। बैंकिंग सोसाइटीज बनाती है कि जो बैंकिंग सर्विसेज, जिस तरह क्रेडिट सोसाइटी है, इट कुड आल्सो बी फॉर्म ऑफ बैंकिंग सोसाइटी, ठीक है। आप तो उसमें कोई इस तरह की सर्विसेज जिस तरह बैंक्स परफॉर्म करते हैं वही सर्विसेज आप दे रहे हैं। तो 20 मिलियन का पेड अप कैपिटल यानी 2 करोड़ का होना जरूरी है। और देन एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप है। अब हर बंदा तो मेंबर नहीं बन सकता ना। जो बिजनेस में मेंबर बन सकते हैं या बिजनेस में शामिल हो सकते हैं वही लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी शामिल हो सकते हैं। आप किसी जो है वो दुश्मन मुल्क के बंदे को नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी जो है बंदे को जो 18 ईयर से कम हो, जिसका आईडी कार्ड ना हो, वो नहीं हो सकता। कोई इनसाउंड माइंड, कोई इंसॉल्वेंट बंदा, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इटसेल्फ वो भी नहीं मेंबर हो सकती, क्योंकि वो सेपरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोई भी कंपनी जो है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी जो बॉडी है, लीगल बॉडी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये बेसिकली मेंबर्स बनाती है। देन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है। ऑफ कोर्स जिस तरह बाकी कंपनीज और पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रजिस्ट्रार मौजूद है, इनके लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रार होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रजिस्ट्रेशन का। तो आप उसके बाद ये जब ये सारी चीज़ें मीट हो जाएंगी, पहली 4 पॉइंट्स जो है वो कंडीशंस हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे आप एप्लीकेशन पुट करेंगे ऊपर वाली सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इट शुड बी इन राइटिंग, सोसाइटी के ऑफिस में वो देंगे आप लोग। उसमें ऊपर जितनी डिटेल हमने बताई है वो सारी डिटेल्स भी होंगी। आप बताएंगे हमारी सोसाइटी का ऑफिस कहाँ है, मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स की डिटेल्स क्या हैं, कोई अगर आपका एग्रीमेंट है, कोई डीड है, वो बताएंगे आप लोग,
ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है रिलेटेड टू पार्टनर मेंबर्स एंड रिलेटेड टू सोसाइटी। आफ्टर दैट एप्लीकेशन जो है वो इसके साथ सम टाइम कुछ ऐसे होते हैं ना, बड़ी प्लान्स होते हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर सोसाइटी बना रहे हैं, फार्मिंग सोसाइटी बना रहे हैं, तो उसमें तो हमें कोई फ्यूचर नहीं है ना, आपने फसलें करनी है, साल में 2-3 फसलें होती हैं, तो आप हर दफा काटेंगे तो उसके लिए कोई फिजिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप सपोज कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी तो आपको पता है डेकेड्स का प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें प्री फिजिबिलिटी बनती है, तो आप उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी साथ अटैच करेंगे। तो हाउसिंग सोसाइटी या इस तरह की कोई सोसाइटी के लिए आपको फिजिबिलिटी एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आप बात करेंगे। हमने फिजिबिलिटी को पढ़ा हुआ है, देयर आर 4 टाइप्स। आपने देखा हुआ है कि इंडस्ट्री एंड मार्केट फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो यहाँ आप अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और वाइबिलिटी वो शो करेंगे, और पेड अप कैपिटल शो करेंगे कि क्या मेंबर्स ने वो पे कर दिया उस सूरत में, उसका प्रूफ देंगे। ठीक है, और बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, जिस तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना किसी कंपनी का, इस तरह सोसाइटी के बायलॉज होते हैं, वो आप जो है वो प्रेजेंट करेंगे। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट है, जिस तरह पार्टनरशिप डीड होता है पार्टनरशिप के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो क्या होगा, बायलॉज ऑफ द कंपनी होंगे। कंपनी के लिए वही चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रोल परफॉर्म करती है। तो इट्स लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट इसका नाम होता है बायलॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवा दिए हैं, दोज विल बी इवैल्यूएटेड बाय द रजिस्ट्रार। इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेट, he or she may register your business as a cooperative society, तो registration हो जाएगी, and you will be given a certificate of registration. After that a society can start working. अब सोसाइटी जो है बेसिकली, क्योंकि ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आ जा सकता है, जा सकता है, मिनिमम 50 होने चाहिए प्रोड्यूसर या हाउसिंग सोसाइटी में, और 30 मेंबर्स होने चाहिए जो है वो मिनिमम बाकी सोसाइटीज में। अब 30 या 50 मेंबर्स तो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, तो दैट इज वाई जो है इसकी जो मैनेजमेंट है वो डिफाइन की जाती है। तो लाइक इसमें कुछ रूल्स हैं रिलेटेड टू लाइक मेंबरशिप, जो हम राइट्स ऑफ मेंबरशिप भी कह सकते हैं। एवरी मेंबर हैज वन वोट। मैंने पहले बताया था कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें 10 मरले कनाल, 2 कनाल के घर हैं, तो 2 कनाल और 10 मरले वाले में फर्क नहीं होगा, बोथ आर इक्वल मेंबर्स। ठीक है, बोथ कैन कम्पीट इन इलेक्शन, एवरी वन हैज राइट कि वो इलेक्शन में कम्पीट करें, और सारे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट रिमेनिंग इन लिमिट ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी है, तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में जाहिर बात है जो फार्मर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और वो कलेक्टिव पर्पस के लिए आते हैं। तो फार्मर्स के पास क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड ही है ना सबसे बड़ी चीज। ट्रैक्टर तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, या कोई और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, तो बेसिकली वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेके आएंगी और वो सोसाइटी को चार्ज करवाएंगी। जिस तरह एक बंदे के पास हो सकता है 10 कनाल, सॉरी 10 कनाल कह रहा हूँ, 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ जमीन को वो कहता है ये सोसाइटी के नाम है, इसके ऊपर जो भी होगा वो सोसाइटी के लिए होगा, तो दैट वुड बी चार्ज बाय द सोसाइटी। तो अब जाहिर बात है, अब उसने वो सोसाइटी को दे दी, तो वो उसको सेल नहीं कर सकता जब तक वो मेंबर है सोसाइटी का। ठीक है, और वो अगर पर्सनल सेलिंग कुछ करता है, सपोज उस सोसाइटी उस लैंड की जो अर्निंग होगी उसको वो सेल कर रहा है अब जाती तौर पे, तो वो कंसिडर नहीं होगी, वो दैट द अर्निंग दैट क्रॉप्स ऑफ दैट लैंड शुड ओनली बी सोल्ड थ्रू द सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी को चार्ज हो रही है। देन अब उस सूरत में जो है, अगर कोई डिक्लेरेशन है दैट कुड ओनली बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स, तो कोई भी रिलेटेड टू दैट लैंड और एनीथिंग टू द सोसाइटी दैट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स, और उस पर सबकी कंसेंट का होना जरूरी है, अकेले बंदे की बात कंसिडर नहीं होगी। अच्छा, मेंबर्स डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं, जिस तरह किसी ने फ्रॉड किया उस सोसाइटी से वो डिसक्वालीफाई हो जाता है, किसी ने जो है वो गलत इस्तेमाल किया अपनी पावर्स का, वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। अगर किसी ने लोन लिया है और वापस नहीं किया, वो भी डिसक्वालीफाई हो जाता है। किसी ने लोन लिया और इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी, तो अगर उसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स अनपेड है तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस। फिर मेंबर्स एक्सपेल कैसे होते हैं, निकाले कैसे जाते हैं, पैसे देने हैं वो नहीं दिए। ठीक है, ऐसी सूरत, ये एक एग्जांपल है, फ्रॉड करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, कोई जो है वो मिसमैनेज करने वाला भी हो सकता है, जिसके नियत में मसला हुआ हमें लग रहा हो और उसने नुकसान पहुंचाया सोसाइटी को, वो भी हो सकता है। तो एक डिफॉल्टर की एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है लोन देने से, तो वो उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स उसने कंजेक्टिव नहीं दी, तो वो एक्सपेल उसको किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले हम आप जो है वो सोसाइटी जो है सोसाइटी को रजिस्ट्रार को कंप्लेन करनी पड़ेगी कि ये मेंबर हमारा है और ये लोन नहीं दे रहा। फिर रजिस्ट्रार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको हियरिंग का मौका दे। अगर वो सेटल कर देता है और वो कहता है रजिस्ट्रार के नहीं इसको निकाले ना, ये सेटल कर देता है, तो फिर उस सूरत में वो मेंबर रहेगा। लेकिन इन द केस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो मेंबर नहीं रखना, तो रजिस्ट्रार के में डिक्लेयर कि इसको आप मेंबरशिप से हटा सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस दैट वुड बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर्स।
ओके, अब इसकी जो मैनेजमेंट है वो जनरल बॉडी या मैनेजिंग कमेटी के पास होती है। तो मैनेजिंग कमेटी सेलेक्ट की जाती है थ्रू इलेक्शन, ठीक है, एनुअल बेसिस पे होती है या 3 इयर्स के बाद होती है, ये बायलास के अंदर होता है। तो उसके लिए एनुअल मीटिंग हेल्ड की जाती है बाकायदा तौर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से। तो अब आई होप सो कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरह काम करती हैं और उसका पर्पस क्या होता है। तो उसी से हम इसको कंपेयर करते हुए बाकी बिजनेसेस के साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रादर देन गोइंग इनटू डिटेल्स। आपको यहाँ पे सिर्फ उसके पॉइंट्स मेंशन है। लाइक ईज ऑफ फॉर्मेशन है, कोई बड़ी इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड जिस तरह कंपनी में रिक्वायर्ड होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टिस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टिस। तो इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें बायलाज चाहिए, मेंबर्स की डिटेल्स चाहिए, आप रजिस्ट्रार के पास जाएं और वो चीज़ें देखें, आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ओपन मेंबरशिप है, एनीवन कैन जॉइन इट, छोटे बड़े दरमियाने लेवल का हर तरह का जो है कैपिटल ओनर जो है वो उसमें बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। और इसका पर्पस कम्युनिटी सर्विसेज है। बेसिक पर्पस होता है जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनको बेनिफिट देना और बाकी से प्रॉफिट कमाना। तो इसमें जो है कम्युनिटी सर्विस बेसिक पर्पस है। एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ऑफ कोर्स जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को ये अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर जो है कम्युनिटी सर्विसेज दी जाती है। एंड बेनिफिट्स ऑफ मैस प्रोडक्शन है, जो इसमें मैस प्रोडक्शन के बेनिफिट्स होते हैं कि इसमें जो मैस प्रोडक्शन है उसके लाइक जब लोग मिल जाएंगे, कलेक्टिवली होंगे, काम करेंगे, तो उनको मैस प्रोडक्शन के बेनिफिट मिलेंगे। इसमें सिनर्जी होगी, आप जानते हैं सिनर्जी का होती है 2+2=5, कि जब भी जो है लोग मिलते हैं तो उनका जो कम्युलेटिव होल होता है वो कलेक्टिव होल से ज़्यादा होता है। ठीक है, कि 2+2 अगर आप करेंगे तो वो 4 बनता है, लेकिन जब दो लोग मिलके काम करेंगे दैट विल बी 5 और मोर देन 5। दिस इज सिनर्जी। ठीक है, चाहे आप एग्रीकल्चर बना रहे हैं, कोई और बना रहे हैं, तो सूरत में आपको सिनर्जी के बेनिफिट्स होंगे। एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन है, आपके मिडल मैन को एलिमिनेट किया जाता है इसके थ्रू। जिस तरह हमने पढ़ा है मार्केटिंग सोसाइटीज़ के अंदर, या हमने पढ़ा है कस्टमर सोसाइटीज़ के अंदर, ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर सोसाइटीज़ के अंदर, तो वो अक्सर औकात मिडल मैन को जो है वो रिमूव कर देते हैं और उससे जो है वो सिनर्जी या उनको जो है मैस प्रोडक्शन के बेनिफिट्स मिलते हैं। देन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी डेवलपमेंट है, बेसिकली जो है ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन है, क्योंकि एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, एक दूसरे को कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो अक्सर ट्रस्ट और लॉयल्टी की फीलिंग्स डेवलप होती हैं इसमें। बट दैट इज रिलेटेड टू द पर्पस ओनली ना, कि पर्पस है तो ऐसा है। लेकिन अगर कोई एक भी फ्रॉड करता है तो ऑल आर एक्चुअली कंप्रोमाइज्ड, तो उसका इफेक्ट जो है वो सब पे आता है। लेकिन जो भी होता है, लेकिन इसमें अक्सर होकर ट्रस्ट और लॉयल्टी की फीलिंग्स होती हैं। इक्विटी एंड इक्वेलिटी है, कि आपको जो है इक्विटेबल और इक्वलिटी मिलती है आपको उसके अंदर। लिमिटेड लाइबिलिटी है, बट कुछ आपको पता है सोसाइटीज में वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। इसके लाइफ लॉन्ग होती है अक्सर औकात, जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज डेकेड्स तक चलती हैं। जो फार्मिंग सोसाइटीज हैं वो यूजुअली कम लाइफ की होती हैं, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकती हैं। आप उसको हर सीजन के बाद या हर एनुअल बेसिस के बाद जो है उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो ये चल सकती हैं जब तक आपस में मेंबर्स का कोऑपरेशन है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक लैक ऑफ कैपिटल है। यूजुअली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, क्योंकि छोटे लेवल पे होता है, कंपनीज के मुकाबले में छोटा लेवल इनका होता है, कैपिटल इनके पास कम होता है। शेयर होल्डर्स, जिस तरह एक होता है ना, कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं उसके शेयर्स, तो वहाँ पे ह्यूज कैपिटल बिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठे करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंपनीज के मुकाबले में इसका कैपिटल ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में इसका ज्यादा होता है। तो हम यहाँ जो डिसएडवांटेजेस ले रहे हैं वो व्हेन कंपेयर्ड विद द कंपनीज वो ले रहे हैं। इसमें लैक ऑफ लेंडर्स ट्रस्ट है, मेंबर्स थोड़े होते हैं और पर्सनल लेवल पे वो काम कर रही होती हैं, दैट इज वाई जो है उसके ऊपर लेंडर्स का ट्रस्ट जो है वो कम होता है। इसके मुकाबले में जो कंपनीज होती हैं, आपको पता है लेंडर्स का ट्रस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं, उन सारे लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। आफ्टर दैट वी हैव लैक ऑफ मोटिवेशन, कि ऐसे में जो है लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, कि जो बेसिकली मेंबर्स होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है वर्स्ट सिचुएशंस के अंदर कि उनमें कोऑपरेशन कम हो जाता है। तो कोऑपरेशन कम होने की वजह से जो मोटिवेशन कम होगा, मोटिवेशन कम होने की वजह से जो कलेक्टिव बेनिफिट है दैट वुड बी कंप्रोमाइज। सिक्रेसी कम होती है, सोसाइटी में हर मेंबर क्योंकि पार्टिसिपेट कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, तो दैट इज वाई जो है वो सिक्रेसी का एलिमेंट जो है वो रिलेटिवली कम होता है इसमें। और यूज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक तो जो हमने डिस्कस किया था।
इसके अलावा जिस तरह आप एग्रीकल्चर सोसाइटी में या फार्मिंग सोसाइटी में है, तो उसके अंदर जब आप अपना लैंड लेके आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो चार्ज करवाते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी, उस सूरत में भी क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है ना। और इवन जो है अक्सर औकात हाउसिंग सोसाइटीज में लोग जो है अपने लैंड्स के ऊपर जो है सोसाइटी बना लेते हैं, तो पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो रही है, दो के उससे आप अर्न भी करेंगे, लेकिन यू आर यूजिंग योर ओन और योर पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। तो ये एक ड्रॉबैक, एक आस्पेक्ट से ये ड्रॉबैक भी बनता है। देन ओनर्स में हैव टू सेक्रीफाइस देयर ओनरशिप राइट्स। वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि जब पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो ओनरशिप भी आप अपनी कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, ओनरशिप राइट्स कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप अपनी। तो दिस इज येट अनदर ड्रॉबैक जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है। एंड लास्ट वन इज मिसमैनेजमेंट ड्यू टू इनकेपेबल मेंबर्स। यस, अगर एक भी मछली गंदी आ जाए तो वो पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। एक सोसाइटी में बंदा ज्वाइन कर लेता है जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो रिलेटिवली कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं रखता, तो उसका इफेक्ट सारे मेंबर्स पे पड़ेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इसके साथ। लेकिन विद ऑल दीज ड्रॉबैक्स एंड डिसएडवांटेजेस एंड कॉन्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दुनिया में फ्लोरिश हो रही हैं, मुसलसल बढ़ रही हैं। हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो किसी न किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो फार्मिंग है, चाहे वो कंज्यूमर्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, विच सो एवर इज दैट, वो उसके मेंबर्स हैं। और इसकी जो नेटवर्थ है वो $2 ट्रिलियन की लगभग है तकरीबन। ठीक है, तो दिस इज बच्चों एंड ऑफ दिस लेक्चर। वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जस्ट हैव अ लुक एट दैट, और we will have a quiz of chapter number 11 and 12 in the coming class, inshallah. So stay blessed, be happy, may Allah keep you all safe and sound. Jazakallah khair. Allah Hafiz.